हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सेंटर भारत एजुकेशनल सेंटर पर। आप जानते हैं इसके अंतर्गत जो बैच पीसीएस मार्गदर्शक चल रहा है उसमें बायोलॉजी की क्लास के लिए हम आज एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। और आज हम सोच रहे हैं, आपने सेल हमारे साथ खूब पढ़ा, सेल से संबंधित सारी बातें आपने हमसे की। जैसा भी आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद महसूस हुआ, क्लास करने के बाद कैसा लगा, आप कमेंट में हमें अपना उत्तर ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लियर के लिए भी आप अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारी क्लास के इंतज़ार में होंगे। और आज बच्चों, आज हम लोग सेल से संबंधित एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सेल डिवीज़न। सेल का बहुत बेसिक पार्ट था, हमने सारी बात की, सेल बात किया, सेल मेम्ब्रेन की बात की, सेल से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने पिछले 7-8 लेक्चर में उसको कंप्लीट किया। और आप जान ही रहे हैं, जैसा कि हम हर दिन बोलते हैं कि ये क्लासेस आशीष सर के मार्गदर्शन में चल रही है और आप लोग इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज आप फोकस्ड वे में एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो बातें यहाँ बताई जाएंगी, लिखवाई जाएंगी, उन्हें आप प्रॉपरली अपने कॉपी में लिखें। क्योंकि जब आप लिखते हैं तब मन में एक भाव जगता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि हाँ, हमने पढ़ाई की है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है बच्चों सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। अब देखिए बच्चों, सेल, अब आप ये सोच रहे होंगे ये जो सेल है, कोशिका है, ये डिवाइड क्यों होती है, डिवाइड होने के कारण क्या है, ये जानना जरूरी है कि आखिर डिवाइड क्यों हो रही है सेल। क्योंकि डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है, सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन जिससे पेरेंट सेल दो या दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड होता है। क्यों होता है? जिससे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़े, उसी तरीके से सेल के पास भी एक दायित्व होता है कि सेल का भी जनरेशन आगे फॉरवर्ड हो। तो सेल डिवीजन इसीलिए होता है कि वो अपना फंक्शन बच्चों, अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए सेल डिवाइड होती है। तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन का बच्चों क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, अब प्रोसेस आ गया, प्रोसेस मतलब कोई ऐसी चीज जो निरंतर प्रयास के द्वारा की जा रही हो, उसको हम प्रोसेस कह सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस, यहाँ लिखते हैं प्रोसेस बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। अच्छा, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब दो डॉटर सेल में। अब एक बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है आप लोग को, वो ये कि सेल डिवाइड का पर्पज क्या है, सेल डिवीजन का मतलब क्या है, सेल डिवीजन का क्या रोल है।
अब ये जो सेल डिवीजन है बच्चों, ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है सेल डिवीजन, ये सेल साइकिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेल साइकिल। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया, सेल साइकिल। अब ये साइकिल क्या है? साइकिल जैसे हम साइकिल चलाते हैं, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो निरंतर चलता हो, जिसमें ब्रेक की कोई संभावना, यथावत स्थिति में जो चीज चलती रहे ब्रेक की कोई संभावना बनती हो तभी ब्रेक लगे। ठीक है, साइकिल, साइकिल। ठीक है बच्चों, अब साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल के अंदर ही सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है बच्चों। मतलब कोशिका विभाजन तभी होता है जब कोशिका चक्र चलता है। कोशिका चक्र, कोशिका साइकिल कह सकते हैं, सेल साइकिल कह सकते हैं, सेल डिवीजन। अच्छा, अब सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक नया चीज आ गया। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलता है बच्चों, जिसमें सेल जो है अपने ग्रोथ को बढ़ाता है। सेल साइकिल मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, रेप्लिकेशन होना। एक और शब्द बच्चों, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ये चीज जब होती है हमारे सेल के भीतर तो हम उसे सेल साइकिल कहते हैं। जैसे हम लाइफ साइकिल, जैसे हम एक शब्द लेते हैं लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या है? जीवन चक्र। हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं? पहले पैदा होते हैं, या उससे भी पहले की बात करें तो पहले गर्भ में आते हैं, ठीक है, जिसको वुम्ब कहते हैं। एम्ब्रायो से फीटस बनता है, फीटस से धीरे 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 और डेवलपमेंट होता है, तो एक स्टेज आती है चाइल्ड। चाइल्ड के बाद मतलब फीटस जब 9 मंथ कंप्लीट कर लेता है तो वो पार्चुरेशन के तहत बाहर आ जाता है माँ के शरीर से। फिर वो डेवलपमेंट के प्रोसेस चलते हैं। तो ये जो साइकिल है बच्चों, साइकिल का मतलब एग्जैक्टली क्या है कि डेवलपमेंट से है। साइकिल मतलब एक प्रकार से डेवलपमेंट, आगे की तरफ बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं। अब लाइफ साइकिल में क्या होता है, हम फिर माँ के अंक से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे जीवन में कई अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं से गुजर के हम एक वयस्क मनुष्य के रूप में समाज में जाने जाते हैं। तो वो जो साइकिल चली, वो इतने दिनों का जो प्रोसेस चला, उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। मतलब, और इस लाइफ साइकिल से एक और शब्द जो हमें याद आ रहा है, आपको भी जानना चाहिए, लाइफ स्पान। मतलब कौन कितना दिन जीवित रहने के अभ्यास में है, ठीक है। और हाँ, इसमें क्या होता है, लाइफ साइकिल या सेल साइकिल या लाइफ स्पैन, ये सारी बातें बच्चों क्या हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस यहाँ लिखा था प्रोसेस, ये प्रोसेस मतलब कौन से प्रोसेस बच्चों, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस बात को मत भूलिएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे हमारे शरीर में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन सारी चीज़ें होती हैं तो हमारी शरीर का विकास होता है, उसी तरीके से सेल साइकिल में एक भाग होता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से सेल का भी विकास होता है, इसीलिए कोशिका विभाजन बहुत आवश्यक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ आपने एक चीज देखा, सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में, यहाँ एक शब्द लिखा है बच्चों, रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन का मतलब क्या है
क्योंकि ग्रोथ मतलब तो आप भी जानते हैं, ग्रोथ मतलब होता है एक प्रकार से डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बेसिक अंतर है बच्चों, ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक अंतर है। ग्रोथ का मतलब होता है विकास और डेवलपमेंट का भी मतलब होता है विकास, लेकिन एक प्रॉपर डिफरेंस है बच्चों। ग्रोथ जो होता है बच्चों, ये ओनली लॉन्गिट्यूडिनल को रिप्रेजेंट करता है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जैसे एक दिशा में जब कोई कार्य होता है, ये लाइन, ये जो लाइन बढ़ती जा रही है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हुआ ना बच्चों। क्योंकि आप लोग ग्लोब में पढ़े होंगे, जब भारत का ग्लोब या किसी भी विश्व का आप मानचित्र पढ़ते हैं ग्लोब में, तो आप कैसे करते हैं, ये जो है ये लाइन तो लैटिट्यूड को दर्शाती है, लेकिन ये लाइन जो होती है बच्चों, ये लॉन्गिट्यूड को दर्शाती। मतलब ग्रोथ का मतलब होता है विकास, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त क्या है, वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है बच्चों। जैसे पेड़ का बढ़ना, मनुष्य का बढ़ना, इंक्रीज इन हाइट। ग्रोथ का मतलब एक प्रकार से लिख सकते हैं आप इंक्रीज इन हाइट, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द चलता है चहुं ओर या बहुमुखी। मान लो यहाँ बहुमुखी विकास। मतलब डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल का शर्त है ग्रोथ में, लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूडिनल मतलब दिशा का कोई वो नहीं है, इसमें दिशा नहीं मैटर करती है। बहुत बेसिक डिफरेंस है बच्चों डेवलपमेंट और ग्रोथ में। ग्रोथ मतलब कोई एक दिशा, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ दिशा सहित है, दिशा सहित। और डेवलपमेंट जो है बच्चों, डेवलपमेंट ये दिशा रहित है। ठीक है, ये मेन बात है। ग्रोथ दिशा सहित और डेवलपमेंट दिशा रहित। जैसे हम लोग स्केलर और वेक्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसी में डायरेक्शन का महत्वपूर्ण है, किसी में डायरेक्शन महत्वपूर्ण नहीं होता है, कुछ वैसी ही बात। अब ये बताना जरूरी था, क्योंकि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन अलग अलग शब्द तो हैं बच्चों, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत बेसिक बात है, कहीं आप भूल न जाए, इसलिए हमने इस बात को किया। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोशिका विभाजन तो आप समझ गए। अब शरीर की प्रथम कोशिका क्या होती, मतलब ये सेल डिवीजन जो लिखा है, आखिर ये सेल डिवीजन होगा किस में, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है कि ये सेल डिवीजन का जो कार्य है वो किस लिए है या किस में होगा। तो ये जो हमारी कोशिका में आपने सुना होगा जाइगोट, जाइगोट बच्चों, जाइगोट जो शरीर की प्रथम कोशिका है, युग्मनज जिसको कहते हैं, युग्मनज, जाइगोट, इसमें होता है मेनली सेल डिवीजन, इसका प्रोसेस है। सेल साइकिल तो प्रोसेस है ही बच्चों, सेल साइकिल सेल डिवीजन के प्रोसेस के साथ होता है। अब सेल डिवीजन में बच्चों एक जो महत्वपूर्ण बात मुझे करनी है वो ये है कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। आपने ये बात समझ ली होगी, नोट भी कर ली होगी। अब हम लोग थोड़ा सेल डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं के प्रकार, सेल डिवीजन के प्रकार के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इनसे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया। मतलब सेल डिवीजन का बेसिक मतलब क्या है कि ये पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल में जब डिवीजन होता है बच्चों, कैसा भी डिवीजन हो,
तो इससे जो दो डॉटर सेल बनी बच्चों, दो डॉटर सेल बनी, यही है बेसिक, यही है डिवीजन एक पेरेंट सेल का। पेरेंट सेल डिवीजन तो यहाँ लिखा ही है, पेरेंट सेल का डिवीजन। तो ये, लेकिन इसमें एक आम खास बात क्या है, इसमें एक खास बात यह है कि पेरेंट सेल में एक न्यूक्लियस था, लेकिन जब डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनी बच्चों, तो इसमें भी पूरा एक न्यूक्लियस अलग अलग दोनों बॉडीज में गया है। ये मत सोचिएगा कि न्यूक्लियस भी तो डिवाइड हो गया तो आधा इसको चला गया आधा उसको, ऐसा नहीं है बच्चों। सेल डिवीजन जिसको हम लोग अगर और बेसिक बात करें तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन मतलब आप जानते हैं ब्रेक, फिजन मतलब ब्रेक होना। अब बाइनरी का मतलब कंप्यूटर की भाषा में, बाइनरी का मतलब होता है दो, जब कोई चीज़ दो पार्ट में डिवाइड होती है उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है, सेल डिवीजन जो है हमारे यहाँ बाइनरी फिजन का अंग है। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है। किसके लिए बच्चों? अब ये जो सेल डिवीजन बार बार हम कह रहे हैं, इसको बताया किसने था? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रूडोल्फ विर्को। वही आमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर वाले, मतलब द सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम देयर प्री सेल। एक प्रकार से मतलब कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से आती है, एक नई कोशिका अपने पुरानी कोशिका के साथ ही आती है। उनका एक कहनाम था एक प्रकार से कि आमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। अब देखिए बच्चों, अब ये सेल डिवीजन में दो बहुत बेसिक बात है। टू टाइप के होते हैं सेल डिवीजन, दो टाइप के, मतलब माइटोसिस और मियोसिस। नाम आप लोग बेशक सुने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। माइटोसिस और मियोसिस। कभी कभी ए माइटोसिस भी हो जाता है, वो एक अलग विभाग है, ए माइटोसिस। लेकिन बेसिकली आपको माइटोसिस और मियोसिस। अब माइटोसिस का मतलब क्या है, यहाँ लिख रहे हैं हम इसके सामने, समसूत्री विभाजन जब होता है, जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं बच्चों, वो होता है माइटोसिस। और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। ये बहुत बेसिक बात है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करनी थी, हमें सेल से संबंधित बात बताए थे। तो सेल डिवीजन था तो हमने सोचा कि आज सेल डिवीजन शुरू करते। अब माइटोसिस और मियोसिस ये मेनली दो ही टाइप के सेल डिवीजन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स में है। और ये प्लांट में, एनिमल में यही होती है। इस सब में जो है, प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, ह्यूमन हो, ह्यूमन भी लिख लीजिए, ह्यूमन हो, सब में यही माइटोसिस और मियोसिस होता है। अब एक बात और जो आती है बच्चों, वो ये है, जो अर्धसूत्री विभाजन है बच्चों, इसकी खोज जो है हर्टविग ने की थी। साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? हर्टविग। और जो माइटोसिस है, इसकी खोज फ्लेमिंग साहब ने की थी, फ्लेमिंग। ठीक है, ये हो सकता है आप लोग से प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, और जो
एमाइटोसिस, जो हमने अलग से यहाँ लिखा है एमाइटोसिस, मतलब असूत्री विभाजन। ये आदिम जीवों में, जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में होता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़ा इसको लिख लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा जब लिखे रहेंगे, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं। अब पहले लिखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में बच्चों, मतलब समसूत्री विभाजन। माइटोसिस समसूत्री विभाजन की बात कर लेते हैं। मतलब बच्चों एक ऐसा डिवीजन जिसमें सेल इक्वली रूप से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करे। इक्वली रूप से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करने की क्षमता को माइटोसिस डिवीजन के साथ किया जा सकता है। ठीक है। अब माइटोसिस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये तो आप समझ गए कि एक मदर सेल हो, मान लीजिए मदर सेल, उससे जो डिवीजन बन के जो दो डॉटर सेल आए तो उसमें इक्वली डिवीजन हो। मतलब इसका मदर सेल के पास एक न्यूक्लियस था, वो सही बात है बच्चों, लेकिन जब इसमें डिवीजन हुआ तो दो इक्वल साइज्ड कह सकते हैं डॉटर सेल का मिलना, ये किसमें संभव है बच्चों? माइटोसिस में। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जो समसूत्री विभाजन यहाँ लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। मतलब समसूत्री विभाजन, इक्वली डिवाइड हो सकते हैं जो, उनको हम माइटोसिस में रखते हैं। ठीक है। मतलब 2n ना बच्चों, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन अब इक्वेशनल डिवीजन में एक खास बात है, समसूत्री विभाजन में एक खास बात यह है कि इसके भी दो पार्ट हैं, उनके इक्वली डिवाइड होने में भी दो पार्ट, माइटोसिस के दो पार्ट जो कि बहुत जरूरी हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है बच्चों कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हम फर्स्ट लेक्चर से वर्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक कैरियो शब्द कैरियन से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन या ब्रेक। तो जब हम न्यूक्लियस को डिवाइड कर पाते हैं माइटोसिस से तो हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब हम साइटोप्लाज्म कह लीजिए या सेल कह लीजिए, जब हम सेल को डिवाइड करते हैं या साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर पाते हैं तो हम उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है। कोशिका का विभाजन, मतलब कोशिका का विभाजन, एक प्रकार से कोशिका का विभाजन। भाई कोशिका विभाजन में क्या होगा? न्यूक्लियस ही तो डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस, जैसे यहाँ ये था, अब एक प्रकार से आप एक चीजें पढ़ सकते हैं कि इसका डिवीजन इस तरीके से हुआ होगा। अब न्यूक्लियस भी फैला होगा, फिर एक और स्टेज आई होगी जिसमें एक इसके पास और एक इसके पास न्यूक्लियस गया होगा, कुछ इस तरीके का हुआ होगा। तो इसको हम लोग कोशिका का विभाजन कह सकते हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस को हम कह सकते हैं कोशिका द्रव का विभाजन। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो ये तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, लेकिन जो सेल का डिवीजन है साइटोप्लाज्म, जब इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म की जो चीजें थी जब वो डिवाइड होती हैं बच्चों, तब हम इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
अच्छा, माइटोसिस को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों माइटोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माइटोसिस ही है और लंबा भी है। अब माइटोसिस में एक चीज बच्चों, माइटोसिस में एक बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है? इनको हम थोड़ा रब करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। माइटोसिस में भी बच्चों कई पार्ट हैं, माइटोसिस में कई पार्ट हैं, उनको भी पढ़ ले हम लोग लगे हाथ, तब मियोसिस पर चलते हैं। माइटोसिस में हमारे पास 4 चरण है, मतलब माइटोसिस के 4 फेजेज हैं बच्चों, 4 फेजेज, 4 चरण है। उन चरण का नाम भी आपको जानना जरूरी है और क्यों 4 फेज ही हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अब इनका नाम जिस हिसाब से रखा गया है ये दर्शाता है, प्रो मतलब हम बताए थे, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो सबसे पहले हो, जो काम डिवीजन में सबसे पहले किसका? प्रोफेज, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज। क्योंकि आपने पढ़ा होगा PTMA करके, इसका आप एक वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब याद करने का तरीका आप रख सकते हैं PTM में कि पहले प्रोफेज होता है, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, ऐसे होता है। प्रोफेज बड़ा फेज है बच्चों, ठीक है। और एक और चीज होती है, दो बातें और इसमें आप जान लीजिए, एक इंटरफेज और एक साइटोकाइनेसिस, ये 2 चीजें भी इसमें होती हैं। इंटरफेज बच्चों मतलब जब सेल साइकिल में 90 से 95% संपूर्ण विभाजन का समय लगता है। संपूर्ण विभाजन में सबसे ज़्यादा समय किसमें लगता है? इंटरफेज को क्रॉस करने में बच्चों। 90 से 95% समय तो इंटरफेज को देना पड़ जाता है सेल साइकिल में, माइटोसिस के। अब प्रोफेज में बच्चों एक चीज आप नोट कर सकते हैं, वो क्या है? प्रोफेज में क्या होता है बच्चों, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली टूटने लग जाती है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली टूटने लग जाती है, टूटने लग जाती है। ठीक है बच्चों, बस इसमें यही एक बात याद रखना है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या है बच्चों, इस अवस्था में क्या होता है मेटाफेज में, ये जो मैं बात यहाँ लिख रहा हूँ, बस यही सारी बातें आपको अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप वो नहीं है। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों, इस अवस्था में गुणसूत्रों में खिंचाव होता है, गुणसूत्रों में खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होना शुरू होता है, पैदा होता है। हम यहाँ पैदा होता है लिखे, मतलब पैदा होना शुरू हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, सेल के ऊपर जो सेल बना होता है बच्चों, सेल की जो झिल्ली होती है, मतलब केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस की सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो झिल्ली होती है उसमें थोड़ा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अब मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्रों में खिंचाव, जो गुणसूत्र हम बताए थे काइनेटोकोर से, जो बीच में स्पिंडल फाइबर के साथ स्पिंडल
फाइबर के साथ जो बीच में काइनेटोकोर जो चक्र जैसा होता है, काइनेटोकोर से जो अटैच होता है, उसमें क्या होता है, खिंचाव पैदा होने लगता है क्रोमोसोम में, गुणसूत्रों में। अब जब खिंचाव पैदा होगा, कोई चीज ऐसे है बच्चों, कोई चीज स्पिंडल शेप में है, अब ये काइनेटोकोर से अटैच है, तो जब कोई चीज में खिंचाव होगा बच्चों तो क्या होगा, प्लेट का निर्माण होने लगता है, इसमें प्लेट का निर्माण होना शुरू हो जाता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है, हो जाता है। एक प्रकार से सेल प्लेट जिसको कहते हैं, सेल प्लेट, क्या कहते हैं, सेल प्लेट। अगर कल को मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि सेल प्लेट हमें किस फेज में देखने को मिलता है, तो मेटा फेज में बच्चों, ठीक है। इसमें पोल का भी निर्माण होता है। भाई जब प्लेट का निर्माण हुआ, कोई चीज खिंचाव आ रहा है, कोई चीज खींच रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वे में, तो एक पोल डिसाइड होगा ना कि कितना खींचना है, तो इसमें क्या होता है, पोल का भी निर्माण होता है, पोल का भी निर्माण शुरू हो जाता है, निर्माण हो जाता है, हो जाता है, पोल का भी निर्माण हो जाता है बच्चों इसमें। अब उसके बाद एना फेज में क्या होता है बच्चों, देखिए एना फेज में क्रोमोसोम एक दूसरे से टूटने लग जाते हैं। एना फेज में क्या होता है बच्चों, गुणसूत्र में जो खिंचाव अभी हुआ था, मेटा फेज में खिंचाव पैदा शुरू हुआ था, लेकिन एना फेज में गुणसूत्र अलग होने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सेल साइकिल चल रही, कोई प्रोसेस चल रहा है जो लगातार हो रहा है, गुणसूत्र अलग होने लग जाते हैं। अलग होने का मतलब क्या है, ये अपने अपने पोल पर जाने लगते हैं, अपने अपने पोल पर पहुंचने लगते हैं, जो कि जरूरी है बच्चों। मतलब क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, वो एक फिक्स पोल के पास जाने लगता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। चूंकि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है ये, क्योंकि लैटिट्यूडिनल तो है नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ करना है ना बच्चों, तो ग्रोथ तो लॉन्गिट्यूडिनल वे में होता है, इसलिए। और सेपरेशन मतलब जब एक दूसरे से गुणसूत्र अलग हो जा रहे हैं, तो इसको सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम का नाम दे सकते हैं इंग्लिश में। गुणसूत्र अलग होने लग जाते, वही सेपरेशन मतलब क्यों सेपरेशन बोला गया, एक दूसरे से अलग होकर ये पोल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जब वो टीलोफेज आता है, तो टीलोफेज में क्या होता है बच्चों, टीलोफेज में पुनः केंद्रक झिल्ली वापस आने लग जाती है। ये जो झिल्ली, प्रोफेज में जो झिल्ली टूटने लगी थी, फिर से झिल्ली अपनी अवस्था को आने या पाने लग जाती है। मतलब अब आपको एक चीज समझ में आई कि प्रोफेज से झिल्ली का टूटना शुरू हुआ, झिल्ली के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ गुणसूत्र अलग, मतलब क्रोमोसोम अलग होने लगे मेटाफेज में। इसीलिए मेटाफेज बच्चों, प्रोफेज तो बड़ा फेज है, मेटाफेज ही बहुत निर्णायक फेज होता है बच्चों, निर्णायक। इसी में मेन काम होते हैं। इसी मेटाफेज के अंदर ही ये इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस इसीलिए रखा गया है, जिसमें सेल थोड़ा रेस्ट पे जाती है। रेस्ट पे क्यों, जिससे जो काम हुए हैं उनको सुचारू ढंग से आगे बढ़ा सके, इसलिए मेटाफेज में थोड़ा समय ज्यादा लगता है और सेल की अपेक्षा। फिर एनाफेज में क्या होता है बच्चों, क्योंकि जब मेटाफेज में सेल प्लेट का निर्माण हो गया, गुणसूत्र में खिंचाव पैदा होना शुरू हो गया और पोल का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, वो क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होकर पोल की तरफ जाने लग जाते हैं, जिससे सेल का साइज भी बच्चों
इंक्रीज करता है न्यूक्लियस का साइज भी। कहने का मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनमें इंक्रीजमेंट शुरू हो जाता है, ग्रोथ, जो हमने सबसे पहले लिखा था ग्रोथ, यही ग्रोथ होने लगता है। और ग्रोथ के बाद बच्चों क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों, एक दूसरे से अलग होकर जो एक नया बांड बनाते हैं, नए बांड के बाद जो एक डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है वही रिप्रोडक्शन। और रेप्लिका का मतलब क्या होता है, रेप्लिका मतलब होता है बच्चों अपने जैसा। रेप्लिकेशन एक शब्द, जो 3 शब्द हमको सेल डिवीजन में जो 3 शब्द 3 वर्ड हमको मिले वो क्या थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन। तो ग्रोथ समझ गए, रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही क्योंकि भाई सेल डिवाइड हो रही है तो सेल का डिवीजन ही एक प्रकार से रिप्रोडक्शन है, नए डॉटर सेल को बनाने के लिए। और रेप्लिकेशन का मतलब अपने जैसा। अब जो 2 डॉटर सेल की बात बार बार हो रही थी, मतलब वो जनरेशन जैसे हम लोग का है, हम लोग अपने माता पिता से जितना भी परसेंट मिलते हैं वही तो रेप्लिका है, वही रेप्लिका, वही रेप्लिकेशन है। तो हम लोग सेल डिवीजन में जो 4 फेज पढ़े थे, मतलब जो हमने 4 फेज माइटोसिस के अंदर पढ़ने थे सेल डिवीजन में, वो यही थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्योंकि हमने सेल डिवीजन से शुरुआत की थी तो डिवीजन से संबंधित ही सारी बात करनी है। मतलब ब्रेक लगेगा, प्रोसेस होंगे, प्रोसेस के दौरान फिर ब्रेक लगेगा। तो कहने का मतलब ये जो सेल साइकिल है एक प्रकार से ये ऐसी चीज है जिसमें चीजों का निर्माण होता है और चीजें अपने स्वरूप में बदलाव लाती हैं। तभी तो हमारे अंदर भी चेंजेज आता है, जब सेल चेंज होता है, सेल की संरचना चेंज होती है, न्यूक्लियस चेंज होता है, अंदर के ऑर्गेनेल बदलते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे बॉडी में भी चेंजेज होते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे हमने बताया आपको कि इम्ब्रायो से फीटस बनते हैं, फीटस के बाद एक स्टेज आती है नियोनेट, या उसको कुछ लोग चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन चाइल्ड तो तब कहेंगे जब पार्चुरेशन के बाद बच्चा बाहर निकल आता है माँ के गर्भ से। मतलब इम्ब्रायो से फीटस, फीटस से नियोनेट, फिर चाइल्ड, चाइल्ड के बाद बच्चों एडाल्सेंस, एडाल्सेंस के बाद एडल्ट एज, एडल्ट एज के बाद जो स्टेज आती है, मतलब हम धीरे धीरे सेनिसेंस की तरफ चलते हैं। मतलब हमारा ये जो ग्रोथ है, हमारा जो ये साइकिल है, इसको तो हम लाइफ साइकिल कहते हैं। हमारे जीवन में इन सारी चीज़ों का, हमारे शरीर में भी तो बच्चों ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, हम भी अपने माता पिता के रेप्लिका हैं। तो उसी हिसाब से हमारे सेल में भी ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और उसमें भी रेप्लिकेशन होता है। चूँकि सेल को अपने सेल से मिलने के लिए अगर कोई फंक्शन करना है, तो जैसे हमारे मनुष्य जात में या मनुष्य प्राणी में एक संभावना होती है कि हम अपने जैसा ही मित्र बनाते हैं। क्यों मित्र अपने जैसा इसलिए बनाते हैं जिससे हम उनकी भाषा को और वो हमारी भाषा को, हमारी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाएं और हमसे एक परस्पर संबंध स्थापित हो जाए। उसीलिए सेल भी ऐसा करती है कि अपने जैसा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करा के रेप्लिका तैयार करती है, जिससे हमारा उनसे जनरेशन वाइज कांटेक्ट बना रहे। ये बात थी माइटोसिस की बच्चों। माइटोसिस से संबंधित आप बात समझ रहे होंगे। अब हम लोग माइटोसिस के बाद चलते हैं मियासिस पे, क्योंकि हमने अभी एक ही फेज की बात की है। अच्छा, उसके पहले भी इंटरफेज की बात तो हमने की, लेकिन साइटोकाइनेसिस की बात छूट जाती, इसलिए हम साइटोकाइनेसिस को थोड़ा सा पढ़ लेते फिर आगे चलते हैं। अब वही बात हुई, ये तो हम बता ही चुके हैं कि सेल का डिवीजन एक बार पुनः होता है। चूंकि ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है।
फिर सेल डिवाइड होगी, फिर सेल में ये 4 प्रोसेस होंगे, फिर माइटोसिस कंप्लीट होगा, फिर मियासिस होगा, फिर मियासिस के बाद फिर से एक बार सेल डिवाइड होगी, फिर सेल डिवाइड होगी बच्चों, फिर माइटोसिस आएगा, माइटोसिस के फिर ये 4 फेज आएंगे, और जब ये 4 फेज फिर कंप्लीट होंगे तो फिर मियासिस आएगा। ये प्रोसेस निरंतर लगातार चलता रहता है। इसी से हमारे सेल को ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेप्लिकेशन में मदद मिलती है बच्चों। अब हम लोग माइटोसिस के बाद मियासिस से संबंधित बातों को थोड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मियासिस, जैसे माइटोसिस पढ़े हैं वैसे मियासिस। चूंकि माइटोसिस बड़ा था, उसमें 4 फेज थे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। लेकिन मियासिस में क्या है बच्चों, मियासिस में 2 पार्ट हैं, फेज नहीं है, 2 पार्ट, एक मियासिस 1 है और एक मियासिस 2 है। लेकिन उसके पहले हम लोग पहले मियासिस को समझ लेते हैं। जैसे माइटोसिस को हमने बोला समसूत्री विभाजन, उसी तरीके से मियासिस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। उसमें 2n का मामला था, लेकिन इसमें बच्चों n का मामला है। माइटोसिस 2n है, अलग अलग 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें n है बच्चों, ठीक है। मतलब माइटोसिस में जो गुणसूत्र थे उनका डिवाइडेशन जो था बच्चों सेपरेटली 2 में होता था। मतलब 2 डॉटर सेल बनती थी कंप्लीट। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे 46 होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारे में, तो इनमें क्या होती है कि गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। हमारे यहाँ जब डिवाइडेशन होता है बच्चों, वो ऐसा ही होता है कि हम कंप्लीट बॉडी को रीगेन करते हैं। जब हमारे यहाँ डिवाइडेशन होता है तो हम कंप्लीट बॉडी रीगेन करते हैं। मतलब 2 डॉटर सेल में कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, सारी चीजें हमें परफेक्टली मिलती हैं 2 अलग बॉडी में, 2 अलग शरीर में। अब यहां क्या है बच्चों, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। मतलब ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जनन। ये जो मियासिस है बच्चों, ये सिर्फ जनन कोशिकाओं में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल में बच्चों हो पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल में। जो जैसे स्पर्म मेल के लिए और ओवम फीमेल के लिए, ये उनमें महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या होती है बच्चों, इसमें वेरिएशन होता है। चूंकि हाफ हो जाती है क्रोमोसोम की संख्या, तो इसमें वेरिएशन पाई जाती है या पाया जाता है, वेरिएशन भी पाया जाता है इसमें बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का 2 बार विभाजन होता है। मतलब न्यूक्लियस केंद्रिका, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन बच्चों 2 बार होता है, इसमें 2 बार, ठीक है। और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में ज्यादा देखा गया है। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि मियासिस अपने में पाई जाती है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग मेल फीमेल के लिए,
उनके अंदर बच्चों मियासिस पाई जाती है, लेकिन जो गैमीट प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जो सेल को रीजनरेट या सेल ही डिवाइड करते हैं, मतलब अपने बॉडी के डिवाइडेशन को रोल में रखते हैं, उनके अंदर बच्चों माइटोसिस होता है, जो हम अब इसके पहले पढ़े। अब देखिए, जब ये गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती तो इसमें बच्चों क्या है, इसमें हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है बच्चों, अगुणित कोशिकाएं पैदा होती हैं, अगुणित। और जो माइटोसिस था बच्चों, माइटोसिस वहां लिख लीजिएगा, वहां पे बच्चों क्या होता है, डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होती है, डिप्लॉयड। एक पॉइंट वहां छूट गया होगा, तो वहां डिप्लॉयड सेल पाई जाती है और यहाँ हैप्लॉयड सेल। चूंकि ये माइटोसिस मियासिस एक प्रकार से डिफरेंशिएशन करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, चैप्टर है, पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ अलग से माइटोसिस के बारे में लिख दिया कि जैसे मियासिस में हैप्लॉयड सेल मिलती है, जिसको हम यन यहाँ लिखे थे बड़े से, वही बात है। यन मतलब जो डॉटर सेल है उसके पास बच्चों केवल यन होगा, लेकिन डिप्लॉयड का मतलब 2n, जो हमने बताया आपको माइटोसिस में 2n उस समय, तो मतलब डॉटर सेल के पास 2 न्यूक्लियस होंगे, और इसमें यन का मतलब डॉटर सेल के पास केवल 1 न्यूक्लियस बच्चों। ठीक है। अब जैसे हमने माइटोसिस के 4 चरण पढ़े, इंटरफेज, साइटोकाइनेसिस के अलावा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसी तरीके से मियासिस के भी हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, जैसा कि हम पहले भी लिखे थे और लिखे भी हैं, मियासिस 1 और मियासिस 2। चूंकि सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, उसके अंतर्गत सेल डिवीजन होता है, तो हमें माइटोसिस और मियासिस के सभी फेज से गुजरना पड़ता है सेल को। तो सोचिए बच्चों कि हमारे शरीर के सेल में जब निरंतर कार्य होता है, तब एक अच्छी संरचना प्राप्त होती है। तो उसी हिसाब से हमको, आपको भी अपने जीवन में निरंतर प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त होगी। हमको भी अपने शरीर से बहुत कुछ ज्ञान लेने की आवश्यकता है, सीख लेने की आवश्यकता है कि जब शरीर हमारी कंटिन्यू वर्क कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे अंदर की जो सेल्स हैं जब वो कंटिन्यू वर्क कर रही हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनसे भी हमें एक सीख लेने की जरूरत है। छोटी छोटी बात बच्चों मैटर करती हैं कभी कभी। अब देखिए, अब मियासिस 1 और मियासिस 2 को थोड़ा समझ लेते हैं। अब मियासिस 1 और मियासिस 2 में एक कॉमन बात है, इसको थोड़ा रफ करते हैं बच्चों। एक कॉमन बात क्या है, इसको हम बोर्ड क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। मियासिस 1 और मियासिस 2, मियासिस 1 और मियासिस 2 में कॉमन बात क्या है। जैसे हम लोग वहां पढ़े थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसी हिसाब से यहां भी है। यहां भी क्या है बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहां भी है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस ये 1 आपको हर जगह 1 लगाना है। 1 मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसी तरीके से मियासिस 2 में आपको 2 जोड़ना हर जगह, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है बच्चों। लेकिन अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1, अब फर्दर प्रोफेज 1, मियासिस 1 में जो प्रोफेज 1 है बच्चों, ये फर्दर क्लासीफाई है 5 फेज में। किसमें बच्चों, 5 फेज में। उनके नाम आप लोग लिख लीजिए। लेप्टोटीन, उसका नाम है बच्चों लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन या पैकीटीन भी लोग कहते हैं, पैचिटीन भी कह सकते हैं। पैच एक प्रकार से उसमें मौजूद होता है, इसलिए पैकीटीन नाम है। अब फिर डिप्लोटीन, फिर क्या होता है बच्चों,
डिप्लोटीन, और लास्ट एक फेज होता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस मतलब मियासिस जो है दो भाग में चलती है, मियासिस 1 और मियासिस 2, जबकि मियासिस 1 और मियासिस 2 के अंतर्गत प्रोसेस सेम ही है जैसा माइटोसिस में था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बस जब मियासिस 1 चलती है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और जब मियासिस 2 चलती है तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। लेकिन जो मियासिस 1 का प्रोफेज भाग होता है बच्चों, वो इतना बड़ा होता है कि फर्दर उसको 5 फेज में डिवाइड किया गया है। वो 5 फेज क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है। अब लेप्टोटीन में क्या होता है बच्चों? इसका नाम लेप्टोटीन क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों यहां पर क्या होता है, डिवीजन की तैयारी होती है, विभाजन की तैयारी, मतलब प्रोसेस को शुरू किया जाता है। जाइगोटीन में क्या होता है, युग्मक बनते हैं, युग्मक, गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं बच्चों, गुणसूत्र के जोड़े, जिनको हम लोग युग्मक कहते हैं, युग्मक, युग्मक बनना शुरू होते हैं। किसमें? जाइगोटीन में। चूंकि नाम ही जाइगोट से आया, जाइगोटीन, तो यही तो युग्मक बनेंगे। जाइगोट से संबंधित संरचना का निर्माण इसमें शुरू हो जाता है बच्चों। पैकीटीन में क्या होता है, अर्ध गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों। पैकीटीन का एक मुख्य काम है क्रॉसिंग ओवर करना। किसमें? क्रोमोसोम में। ये जो क्रोमोसोम यहाँ ऊपर बन रहे थे, युग्मक तैयार हो रहे थे, उनमें क्रॉसिंग ओवर कराना, जिससे रिकम्बिनेंट पैदा हो। रिकॉम्बिनेंट एक शब्द आता है, रिकॉम्बिनेंट मतलब अपने जैसा बनने का एक फोटोकॉपी, जिसको कहते हैं फोटोकॉपी एक तैयार, उसी को रिकम्बिनेंट कहते हैं। उसी को रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, रेप्लिका, रिकम्बिनेंट तैयार होते हैं बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों। क्रॉसिंग ओवर मियासिस 1 के प्रोफेज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होता है? कियाजमेटा पर गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है बच्चों, कियाजमेटा का फॉर्मेशन। अब कियाजमेटा क्या करता है बच्चों? कियाजमेटा जो होता है ये एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। कियाजमेटा बच्चों एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस पर गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। गुणसूत्र मतलब वही क्रोमोसोम का काइनेटोकोर से अलग होकर एक पर एक जोड़े, एक पर एक जोड़े जाते हैं, तो एक कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। और डायाकाइनेसिस में क्या होता है कि डायाकाइनेसिस में बच्चों क्रोमोसोम ही अलग हो जाते हैं। जो गुणसूत्र बनने की तैयारी हुई, फिर क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो संरचना बनती है डिप्लोटीन में कियाजमेटा कहते हैं। और डायाकाइनेसिस में क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम ही इसमें अलग हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम बच्चों, क्रोमोसोम यहाँ गुणसूत्र अलग हो जाते हैं बच्चों। और केंद्रक कला तथा केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। जब भाई सेपरेशन हो गया तो केंद्रक कला और केंद्रिका, न्यूक्लियस और केंद्रक कला विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, केंद्रिका और केंद्रक कला विलुप्त हो जाते हैं बच्चों। विलुप्त हो जाते हैं क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन हो जाता है ना। सेपरेशन एक प्रोसेस होता है, विलुप्त होने का मतलब डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोम या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और केंद्रक कला, जो और भी चीजें होती हैं बच्चों, वो संरचना के बदलने के प्रयास में वो अपने आप को विलुप्त कर लेते हैं, जिससे नई संरचना फिर से निर्माण हो सके। तो ये जो प्रोसेस है ये भी निरंतर बच्चों चलता है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ये सेल साइकिल, उसके अंतर्गत हम लोग सेल डिवीजन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल का मतलब वो ऐसा प्रोसेस जो निरंतर चलता रहता है।
ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। जब प्रोफेज के ये 5 स्टेज क्लियर हो जाते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, तब उसके बाद मेटाफेज 1 शुरू होता है। मेटाफेज 1 में क्या होता है, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर मेटाफेज प्लेट से जुड़ते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर जो होते हैं बच्चों, वो मेटाफेज प्लेट से जुड़ने लगते हैं। तो मतलब यहाँ मेटाफेजिक प्लेट बन जाती। मेटाफेज प्लेट एक, यही जो काइनेटोकोर की बात हम कर रहे हैं, जिससे ये जो काइनेटोकोर है बच्चों, काइनेटोकोर बीच में, यही जब खिंचाव होता है, आपस में अलग होते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो बीच में जो भाग बचता है वहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उसी सेल प्लेट को फेज के नाम पर मेटाफेज प्लेट कहते हैं। मेटाफेज प्लेट, क्योंकि मेटाफेज में बनता है इसलिए मेटाफेज कहते हैं। सेल प्लेट का फॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन किसमें, मेटाफेज स्टेज में होता है, इसलिए हम उसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए उसके आगे क्या होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं एनाफेज में, अब देखिए एनाफेज आ गया। गुणसूत्र बच्चों क्या होते हैं, विपरीत मतलब बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं, केंद्रों पर चले जाते हैं। किसमें, एनाफेज में बच्चों, एनाफेज में 1 में। टीलोफेज 1 में क्या होता है, गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं। टीलोफेज जो कि लास्ट फेज है बच्चों, उसमें क्या होता है, गुणसूत्र एक बार फिर से गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं। मतलब जो अभी विपरीत दिशा में जाकर एक गुणसूत्र अपने अपने पोल पर गए थे, अब उन्हीं पोल पर सारे क्रोमोसोम इकट्ठा होने लगते हैं, फिर से ध्रुवों पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, केंद्रक कला और केंद्रिका स्पष्ट दिखने लगती। जब यहां सेल प्लेट मतलब मेटाफेज प्लेट कब बना था, जब यहां पर क्रोमोसोम एक दूसरे के पोल पर जाने को बेसब्री से तैयार थे, खिंचाव था, खिंचाव के साथ जब अलग हुए तब यहां सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब एक बार एक क्रोमोसोम करके जब अपने अपने पोल पर सेट हो गए, तो यहां फिर से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से संबंधित सारी चीजें वहां फिर से स्थापित हो गई, क्योंकि प्रोसेस है ना बच्चों, फिर यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। और फिर साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। साइटोकाइनेसिस में फिर वही होता है, मतलब सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। माइटोसिस के अलग फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसी हिसाब से फिर मियोसिस में भी 2 पार्ट, फेज नहीं 2 पार्ट, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और इन दोनों मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में फिर वही 4 पार्ट माइटोसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। लेकिन प्रोफेज 1 जो है उसमें फिर 5 भाग होते हैं बच्चों। क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ठीक है, अब लेप्टोटीन में बच्चों फिर एक बार क्या होता है, डिवीजन की तैयारी शुरू होती है। प्रोफेज इसीलिए सबसे बड़ा फेज है मियोसिस 1 का, मैं बता रहा था, क्योंकि इसमें अलग से 5 जो है विभाजन खुद होते हैं। लेप्टोटीन होता है, डिवीजन की तैयारी शुरू होती है। जाइगोटीन होता है तो गुणसूत्र के जोड़े बनने तैयार होते हैं। पैचिटीन होता है या पैकिटीन होता है तो क्रॉसिंग ओवर शुरू होता है, क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे में सिमटना शुरू होते हैं। डिप्लोटीन होता है, जब वो सिमट जाते हैं तो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है एक दूसरे के साथ मिलने पर, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर, उसको काइज़माटा कहते हैं, वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है।
और एक चीज और बच्चों, डिप्लोटीन में कई इंसेक्ट में, कई एनिमल में ये डिप्लोटीन स्टेज बहुत बड़ा होता है, काफी लंबे समय के लिए होता है बच्चों। और ये डायाकाइनेसिस, फिर लास्ट में फिर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मतलब कहने का कि आज का जो चैप्टर था बच्चों सेल साइकिल और सेल डिवीजन, उसमें हमने ये समझा कि सेल अपने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन के लिए बार बार सेल साइकिल से, सेल डिवीजन से गुजरती है। तभी तो हमारा प्रोसेस कंटिन्यू वे में चलता रहता है। हम पहले माँ के गर्भ में आते हैं भ्रूण की तरह, फिर हमारा वहाँ डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस होता है, वहाँ डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होता है। फिर जब माँ के गर्भ से हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमारा डिवीजन शुरू होता है, फिर हमारा सेल साइकिल शुरू होता है। कहने का मतलब सेल साइकिल ही है बच्चों जो हमें जिंदा रखी है, जो हम अपने कार्य को कर पाते हैं सुचारू रूप से। जिस दिन सेल साइकिल में कोई डैमेज आ गया उस दिन हमारे साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सेल से संबंधित जितनी बात थी मैंने सेल में की। और आज का टॉपिक क्या था बच्चों, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। उसकी सारी बात हमने की, उनकी सारी चीजें हमने बताई आपको कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में आपको कई बातें समझ में आ गई होंगी। चूंकि सेल से संबंधित एक टॉपिक था सेल डिवीजन और सेल साइकिल, तो मैंने इसे जो है आज कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टिश्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टिश्यू की। चूंकि हमने बताया था सबसे पहले सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम, बायोम से इन्वायरमेंट। तो हमने सेल से सारी बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।